Okay, so let us begin. Welcome everyone. I am Aradhika Sabharwal. I'm a counseling psychologist and RCI trainee rehabilitation counselor. I have experience majorly in the field of trauma, anxiety, depression, adjustment difficulties, emotional and behavioral concerns, academic difficulties, relationship and couples counseling, children and adults with special needs, such as physical as well as mental disabilities, and inner child healing. Along with me, we have Ms. Shalini Vangani. She's a consulting psychologist and a psychotherapist with expertise in teenage healing, child psychology, and parenting. She believes in a child centered approach and mentorship and is an educator dealing with students from nursery to grade 12. And most importantly, she's a parent herself. Today, we are here with Parent Eva as we deeply resonate with their mission to bring about a change in parenting, not just to make parenting easier by providing information, but also by creating a community of parents where parents from all walks of life can come together to share their experience and learn from each other. Also, they have made it a mission to bring psychologists, counselors, pediatricians, and other health professionals closer to parents to make parenting a little easier for them through different methods. This is what brings us to today's workshop. After the completion of the workshop, all of you will receive your participation certificates. So keep engaging throughout, and people who participate actively can also stand a chance to win special certificates for active participation. So I hope all of you participate effectively. ओके सो टू बिगिन मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. ठीक है. एक पेरेंट मेरे पास आए थे, वेरी कंसर्न. उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जब भी पढ़ने बैठता है ना, 10 मिनट में ही उठ जाता है. कभी डिस्ट्रैक्शन, कभी बोर्डम, और एग्जाम के टाइम फिर इतना ज्यादा पैनिक हो जाता है कि पूछो ही मत. उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं रोज अपने बच्चे को बोलता हूँ कि पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. कभी प्यार से, कभी गुस्से से, कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट होके, और कभी इमोशनल होके, पर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है. समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं. मैंने उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, आपने कभी अपने बच्चे को ये सिखाया है कि पढ़ना कैसे है? वो चुप हो गए. ही डिड नॉट हैव एन आंसर फॉर दिस. हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पढ़ लें, लेकिन हम उन्हें पढ़ना सिखाते ही नहीं हैं. यही सवाल मैं आप पेरेंट्स सबसे पूछना चाहती हूँ. आपके घर पे क्या पढ़ाई एक स्मूथ प्रोसेस है, या फिर एक डेली का स्ट्रगल है जहां आप भी दिन में मल्टीपल टाइम्स अपने बच्चे को रिपीट करते हो, पढ़ो पढ़ो, जाके पढ़ाई करो वरना एग्जाम से पहले पैनिक होगा? क्या आपके घर में भी ये होता है? एंड यू नो व्हाट, ज्यादातर पेरेंट्स का आंसर यही होने वाला है कि हमारे घर में पढ़ाई स्ट्रगल है, एक स्मूथ प्रोसेस नहीं. हम बोलते रहते हैं पढ़ाई करो, पर बच्चा या तो डिले करता है या अवॉइड करता है या फिर लास्ट मोमेंट पे पैनिक करने लगता है. ऑनेस्टली प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है. प्रॉब्लम ये है कि कैसे पढ़ना है ये तो हमने कभी बच्चे को सिखाया ही नहीं. उसने कहीं से प्रॉपरली पढ़ना, समझना, सीखना कैसे है, ये तो सीखा ही नहीं है. हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं. स्कूल उन्हें कंटेंट प्रोवाइड करता है, मटेरियल प्रोवाइड करता है. ट्यूशन में भी सेम चीज होती है, लेकिन लर्निंग का प्रोसेस वो तो कहीं फॉर्मली सिखाया ही नहीं जाता है हमारे बच्चों को. इसीलिए आज का जो हमारा सेशन है ऑन स्टडी मैनेजमेंट, दिस इज नॉट अबाउट मार्क्स कि बच्चे के ज्यादा मार्क्स कैसे आएंगे, बच्चा टॉपर कैसे बनेगा. नो, इट्स नॉट अबाउट दैट. ये सेशन है इस बारे में कि लर्निंग एक्चुअली होती कैसे है, हम अपने बच्चों को किस तरह सिखाएं कि पढ़ना किस तरीके से है. टू स्टार्ट, मैंने एक बहुत ही कॉमन बिलीफ आज सब पेरेंट्स का तोड़ना चाहूंगी यहाँ पे. सब पेरेंट्स को लगता है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना ही बेस्ट होता है. मैंने भी बचपन से यही सुना है, एंड आई एम श्योर आप सबने बचपन से यही सुना होगा कि सुबह उठो तो माइंड फ्रेश होता है, कोई टेंशन नहीं होती, हम सुबह फ्रेश माइंडसेट से पढ़ते हैं. बट ये सच नहीं है, रियलिटी इससे बहुत अलग है. हर बच्चा सुबह के टाइम प्रोडक्टिव नहीं होता. हर बच्चा अलग अलग टाइम पे प्रोडक्टिव होता है. कुछ बच्चे सुबह फ्रेश फील करते हैं, तो कुछ बच्चे दोपहर को, शाम को या रात को फ्रेश फील करते हैं. एंड बोथ आर ओके. इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो किस टाइम पढ़ रहे हैं. इम्पॉर्टेंट ये बात है कि वो जब भी पढ़ रहे हैं कितना फोकस्ड है, वो कितना अटेंटिव होके पढ़ पा रहे हैं. रूटीन जो पढ़ाई का है वो चाइल्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि बच्चा किस हिसाब से कंफर्टेबल फील कर रहा है. चाइल्ड को रूटीन के अकॉर्डिंग फोर्स नहीं करना चाहिए हमें. अब इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज सीखते हैं, स्लीपिंग आफ्टर लर्निंग. सबको लग रहा होगा ये क्या बात है, ऐसे मतलब स्लीपिंग आफ्टर लर्निंग, ये तो कुछ अलग ही हो गया.
लोगों को लगता है, एंड नॉट जस्ट पेरेंट्स, सभी को ये लगता है कि लगातार जाग के पढ़ना दैट इज मोर प्रोडक्टिव। बट ये पूरा सच नहीं है। एक्चुअल में सही बात तो ये है कि जब हम सोते हैं ना, हमारा ब्रेन नहीं सोता है, तो तब भी एक्टिवेटेड ही रहता है, वो लगातार काम करता रहता है। सो आई टेल यू व्हाट एक्चुअली हैपेंस जब हम सोते हैं। जब हम सोते हैं तो जो हमने पढ़ा होता है, दिन भर में सीखा होता है या समझा होता है, हमारा ब्रेन एक्टिवली उस चीज को समझता है, प्रोसेस करता है अपने तरीके से, उसे ऑर्गेनाइज करता है अलग अलग हिस्सों में, और उसको स्टोर कर लेता है। स्टोर यानी उसे मेमोराइज या याद करता है, सोते हुए भी। है ना बहुत वियर्ड बात कि सोते हुए हमें चीजें याद रह रही हैं। इनफैक्ट अगर हम एक्चुअली में देखें ना, तो सोना इज वेरी हेल्दी फॉर स्टडिंग। आपने कुछ सीखा, पढ़ा, याद किया, थोड़ी देर उसके बाद सो जाओगे, क्योंकि सोते टाइम हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है, जो हमने पढ़ा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में है अभी, वो यहाँ से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, और ये सिर्फ सोते हुए होता है, ये जागते हुए नहीं हो सकता है। इसलिए जो लास्ट मिनट ऑल नाइटर्स कई बच्चे करते हैं ना 11th 12th में या कॉलेज में, कि हम तो सोएंगे ही नहीं, रात भर जागेंगे, सुबह सीधा पेपर देंगे, वो एक्चुअली हेल्प करने की बजाय गड़बड़ कर देता है, बैकफायर कर देता है ऑफन। तो देखा जाए एक तरह से तो स्लीप इज नॉट अ ब्रेक फ्रॉम स्टडिंग, स्लीप इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ स्टडिंग इटसेल्फ। बट यस, ये ध्यान रखना जरूरी है कि कितना सो रहे हैं और क्या उस समय सोना फीजिबल है भी या नहीं। ये नहीं है कि पढ़े और सीधा सो गए। समझना किस तरह से जरूरी है, किस तरह से सही है। इसके साथ साथ एक और डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, जो है एक्टिव एंड पैसिव लर्निंग में। सिर्फ पढ़ना, अंडरलाइन करना, वीडियोस देख के बस सुनना बहुत कंफर्टेबल लगता है, और देखने वाले को लगता है हाँ बच्चा तो पढ़ रहा है। बट इसमें रिटेंशन कम होता है, चीजें बहुत अच्छे से याद नहीं आती, समझ नहीं आती, बिकॉज दिस इज व्हाट पैसिव लर्निंग इज। अब हम समझते हैं एक्टिव लर्निंग क्या होती है। एक्टिव लर्निंग इज लिखो, बोलो, एक्सप्लेन करो, टेस्ट करो, अच्छे से समझो, उसका फायदा देखो, नुकसान देखो। पैसिव लर्निंग इजी लगती है कि हमने बस देखा या सुना एंड छुट्टी। एक्टिव लर्निंग इफेक्टिव होती है, जिसमें हम एक्चुअली में सीख रहे होते हैं। पैसिव लर्निंग में चाहे हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने बच्चे को स्कूल से आने के बाद 4 घंटे ट्यूशन में भेज दिया, जहाँ हमारा बच्चा होमवर्क भी कर रहा है, ट्यूशन टीचर पढ़ा भी रही है, वो देख सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। 4 घंटा हमारा बच्चा ट्यूशन में था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 4 घंटे में उसने सब कुछ सीखा, जो सुना वो सीखा एंड समझा। नो। इससे हमें ये समझ आता है कि ज्यादा देर बैठे रहना या लगातार पढ़ना डज नॉट इक्वल टू ज्यादा पढ़ाई और नॉलेज। इसके साथ हमें ये ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे 2 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, अच्छे से फोकस कर सकते हैं, कुछ बच्चे 20 मिनट पढ़ सकते हैं। दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, वो उन दोनों बच्चों का अटेंशन स्पैन या अटेंशन कैपेसिटी है। बोथ आर इक्वली राइट, कुछ गलत नहीं है। हमें एक बच्चे को देख के दूसरे बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए। बस ये समझना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा 20 मिनट ही फोकस कर पा रहा है, तो 20 मिनट बाद उसे 5 मिनट का ब्रेक दें, और फिर 20 मिनट वो फिर पढ़े। और अगर बच्चा 2 घंटे लगातार पढ़ रहा है, तो हम उसे आधे घंटे का ब्रेक दे सकते हैं या 20 मिनट्स का ब्रेक दे सकते हैं, क्योंकि वो 2 घंटे लगातार पढ़ रहा है। बस ये समझना जरूरी है। एट द सेम टाइम, हर किसी का पढ़ने का एंड समझने का तरीका भी अलग अलग होता है। जस्ट बिकॉज मैं एक तरीके से समझ सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, डजेंट मीन मेरे भाई या बहन या मेरे फ्रेंड्स उसी तरीके से पढ़ेंगे एंड समझेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू लुक इनटू दिस मोड। आपने बिल्कुल सही कहा मैम। जैसे हर बच्चे की पढ़ाई करने की कैपेसिटी अलग होती है, वैसे हर बच्चे के पढ़ने का एंड समझने का तरीका भी बहुत अलग होता है। चलिए बताते हैं कैसे। आप मुझे बताइए कि आप बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पढ़े। हम ज्यादातर कैसे एज पेरेंट्स हम कैसे या टीचर्स हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे किस तरह से पढ़ने चाहिए। शायद याद समझ कर जो हम पढ़ा रहे हैं, एंड फिर वो समझ कर मेमोराइज कर कर याद कर कर, है ना। कोई और तरीका पता है क्या आपको जिस तरह से बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, हमें ये तो पता है ना कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं, तो हम इन सेंसेस के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं। हर बच्चा रट के समझ कर सिर्फ नहीं पढ़ सकता। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा बच्चा किस टाइप का लर्नर है, तो उसकी पढ़ाई जल्दी एंड इफेक्टिव वे में होगी। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विजुअल लर्नर, कैनेस्थेटिक लर्नर, ये हम सब के लर्निंग के टाइप्स होते हैं।
जैसे यहाँ पे पहला वाला है विजुअल लर्नर। ये टाइप के बच्चे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, इमेजेस, वीडियोस के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और इसीलिए इन्हें ये जल्दी लर्न होता है। नेक्स्ट है कैनेस्थेटिक लर्नर। आपने देखा होगा ना, बहुत बच्चों को चाहे जितनी मर्जी समझा लो पढ़ा लो, जब तक वो खुद करके नहीं देखते उन्हें समझ में नहीं आता। ऐसे बच्चों को कैनेस्थेटिक लर्नर कहते हैं। थर्ड है ऑडियो लर्नर। ऐसे बच्चों को लेक्चर्स एंड प्रेजेंटेशन सुन के ही अच्छे से समझ जाता है। फोर्थ है स्ट्रेस लर्नर। आपने देखा होगा बच्चों को सिर्फ 4 या 5 दिन रह जाते हैं एग्जाम में, फिर भी जितना चाहे बोल दो वो पढ़ाई करते ही नहीं ना, वो सीरियसली बैठते हैं पढ़ने, बुक खोल के बैठे और ध्यान कहीं और होता है। लेकिन वही बच्चे एग्जाम के जस्ट 1-2 दिन पहले सीरियसली पढ़ने लगते हैं। मतलब ऐसे बच्चे स्ट्रेस के टाइम अच्छा परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है ईज लर्नर। ऐसे बच्चों को सेफ और काम एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ये बिना किसी एंजाइटी एंड प्रेशर से अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज स्क्रिबल लर्नर। इन बच्चों को लिखकर, ड्रॉ करके, स्क्रिबल करके अच्छे से याद होता है। नेक्स्ट इज ट्रस्ट लर्नर। वो ऐसे होते हैं कि जैसे वो पूरे टीचर पे या पेरेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे जैसे पेरेंट्स और टीचर्स उन्हें बताते हैं वैसे वैसे उन्हें अच्छे से समझ में आता है। वो खुद से ज्यादा से एफर्ट डाल के पढ़ नहीं पाते हैं। इन्हें हर बार कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। और नेक्स्ट है टीच लर्नर। आपने कभी नोटिस किया है कि, या अगर आपको याद होगा कि बचपन में आपके फ्रेंड्स को कभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता होगा, या आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता होगा, तो आपके किसी फ्रेंड ने आपको सिखाया हो, या आपने वो कॉन्सेप्ट अपने फ्रेंड को सिखाया होगा। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो हमेशा ये होगा कि आप नोटिस करेंगे कि जब आपने कुछ सिखाया होगा ना आपके फ्रेंड को, वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रह गया होगा। दिस इज कॉल्ड एज टीच लर्नर। जब बच्चे किसी को सिखाते हैं तब उन्हें अच्छे से याद होता है। तो स्पेशली दिस वर्क्स विद द स्मॉल चिल्ड्रन। हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम जैसे बच्चे खेलते हैं ना टीचर टीचर, तो हम अगर बोर्ड लगा दे और छोटे बच्चों को बोले कि बताओ, बताओ तुमने आज तुम मैम की एक्टिंग करके बताओ कि आज मैम ने कैसे सिखाया, तो वो आपको जब पढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, आधी लर्निंग उन्हें वैसे ही हो जाती है। एंड लास्ट है कॉपी लर्नर। ये बच्चे दूसरों को जब देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो उसी टाइप से सीख ही जाते हैं। इसलिए ना अपने बच्चों को सिर्फ रट कर याद करना मत सिखाइए। पहले पता करो कि आपके बच्चों का लर्निंग टाइप कौन सा है। चलिए देखते हैं कि आप कौन से टाइप के लर्नर हो। वील आई वांट वन पेरेंट टू वॉलंटियर। नाउ एज यू विल सी, हमारे चैट बॉक्स में एक लिंक दिया होगा। हम चाहते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, एंड हम एंड जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग द क्वेश्चंस। यू विल फिगर आउट कि आप किस टाइप के लर्नर है। राइट नाउ आई वांट वन पेरेंट टू रेज देयर हैंड एज अ वॉलंटियर। हम यही देखते हैं कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि आप किस टाइप के लर्नर है। कैन एनी वन पेरेंट प्लीज रेज देयर हैंड? आई जस्ट वांट एनी वन पेरेंट टू रेज द हैंड. Okay, sir. Sir is here. Ma'am, can we have the link? Okay. Here on the screen, as you can see, ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं और अपना टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू प्रिफर टू डू। ठीक है, इनमें 3 ऑप्शंस दिए हैं। आप क्या करना चाहेंगे? आप सुन के करना चाहेंगे, या आप चीजों को एनालाइज करना चाहेंगे, या फिर फिजिकली हैंडल करके करना चाहेंगे? यू कैन अनम्यूट एंड टेल अस एनी वन ऑप्शन। Second one. सेकेंड वाला, ओके। ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर यू रिमेम्बर थिंग्स बाय, आप जब कुछ काम करते हैं तो आपको किस तरह से जल्दी से याद होता है? जब आप जोर जोर से उसे याद करने की कोशिश करते हैं, या जब आप कुछ वॉच कर रहे होते हैं, कोई वीडियो या कोई डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे होते हैं, या फिर आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं योरसेल्फ बाय डूइंग इट बाय योरसेल्फ? Third one, experiencing them. एक्सपीरियंसिंग, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट इज यू फाइंड रीडिंग। आपको रीड करना कैसा लगता है? इट टेक्स टू लॉन्ग,
आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय लग रहा है रीड करने में और रेस्टलेस हो सकते हैं, या फिर द बेस्ट एंड मोस्ट रिलैक्सिंग लगता है? कौन सा ऑप्शन लगता है आपको? Second one, the best and most relaxing thing ever. Always. ओके, ओके। नेक्स्ट इज you're most likely to remember somebody's name, face या by hug। आप किस तरह से लोगों को याद करते हैं, उनके नाम से, चेहरे से, या हग करके? Ma'am, I think sir got disconnected. ओहो, we'll just wait. Next, Okay, he's Sorry, joined sorry, again. sorry. He's हाँ, joined. He's joined. हाँ. या तो सर, आप क्या चीज सबसे ज्यादा, किसी ने किस तरह से अपना नाम बताया, या उनके चेहरे से आप उन्हें याद रखते हैं, या किस तरह से हक किया वो याद रहता है आपको किसी इंसान के बारे में? फेस से. फेस, ओके। when you see the word cat, what do you do? आपके दिमाग में कैट की पिक्चर आ जाती है, या आप वो वर्ड पढ़ लेते हैं, या आप उसके बारे में सोचने लगते हैं? कैट की इमेज आती है. ओके। What kind of book would you like to read for fun? मजे के लिए आप कौन सी बुक रीड करना चाहेंगे? बहुत सारी पिक्चर्स वाली, या बहुत सारे वर्ड्स एंड डिटेल्स वाली, या फिर ऐसे कुछ जो क्रॉसवर्ड पजल्स है वैसे? फर्स्ट वन, book with lots of images. First, ओके, first, first one. फर्स्ट वाला, राइट। इफ यू आर एवर अनश्योर ऑफ हाउ यू स्पेल अ वर्ड, व्हाट, मतलब जैसे अगर कभी हमें कोई स्पेलिंग अगर ध्यान नहीं आती, तो हम उसको किस तरह से रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं? डू वी राइट इट डाउन, या फिर हमें उसे बोलते हैं, किस तरह से हम करते हैं? This is first one. Mostly it is right. First one, कि write लिख it के down. देखते हैं कि किस तरह से स्पेलिंग है? ओके। You're out shopping and you're standing in a queue at a checkout. So what are you most likely to do while you're waiting? तो जब आप वेट कर रहे होते हैं पे करने के लिए, आप क्या करते हैं? आप यहाँ वहां देखते हैं, या आप अपने आजू बाजू वाले से बात करने लग जाते हैं, या फिजिट करते रहते हैं? Second one, which is already clicked. Talk to the person next to you in the queue. Okay. What's the best way for you to study for an exam? First one. Okay. Last question. What do you like to do to relax? Read, listen to music, या exercise, work? Second one, listen to music. Okay. So here we can see आप हैं विजुअल लर्नर ज्यादा है, मतलब आपको देख के ज्यादा अच्छे से लर्न होता है। इज इट राइट सर? Yes, yes, very true. हाँ, तो आप ये पॉइंट्स देख सकते हैं, या आप ये लिंक, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन सेव द लिंक एंड देन यू कैन ट्राई इट एट होम बाय योरसेल्फ आल्सो। सर, आप ये दोबारा भी कर सकते हैं, देन यू कैन रीड इट मच बेटर, आई थिंक। Sure, sure. Moving on to the next slide. Okay, so thank you so much, sir. I'm sure सबको उतना fun आया वो activity करने में जितना मुझे भी आया. You know, just by clicking on a few pictures and numbers, and you can actually figure out आप किस type के learner हो. I hope everybody tries that. But then moving on, now I would like to invite Gunmeet ma'am to try and understand कि किस तरह का change आया है in study management of different generations over time. जैसे हमने अभी पहले भी बात करी कि ज़्यादातर पेरेंट्स को लगता है कि स्टडी सिर्फ पढ़ो, मेमोराइज करो, बस याद करो, ऐसे होती है, बट हमने देखा कि ऐसा नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगी गुरमीत मैम, मैम आर यू हियर? हाँ जी। यस मैम, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप जब स्टूडेंट थे तो आप कैसे पढ़ाई करते थे? आपका क्या जनरल प्रोसेस रहता था पढ़ने का? मैं पर्सनली कहूँ तो मेरा सिस्टम था कि मैंने सुबह उठ के, जैसे सुबह 5 बजे उठ के छत पे जाके फ्रेश एयर में वहां पे जाके मैंने पढ़ना शुरू कर देना है, और बोल के पढ़ना है। जैसे बुक में अगर पढ़ रही हूँ तो चुप करके नहीं, मैं जैसे देखे जा रही हूँ वो नहीं, बोल बोल के मैंने पढ़ना है। तो वो मेरा प्रोसीजर था।
मेरे को वो अच्छा लगता था, उसमें मेरे को ज्यादा अच्छे तरीके से लर्निंग होती थी। दैट्स एक्चुअली वेरी नाइस, क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं कि फ्रेश एयर, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड अच्छे से पढ़ना बोल बोल के दैट हेल्प्स देम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी जो टीचर्स थी वो आपको किस तरीके से पढ़ाती थी, क्या बेसिक प्रोसीजर रहता था उनका? टीचर्स का उस टाइम मोबाइल का तो था नहीं ट्रेंड, तो अच्छा था वैसे काफी हद तक, क्योंकि बुक्स का सिस्टम था, उन्होंने बुक्स से हमें पढ़ाना है। तो अगर हमें कुछ नहीं समझ आ रही तो वो हम उनसे गाइडेंस लेते थे। तो ये तो नहीं था कि जैसे आजकल बच्चों के पास है मोबाइल है तो वो सर्च करके अपने आप खुद ही हेल्प कर लेते हैं। तो हमें टीचर के पास जाके उनसे हेल्प लेते थे, और अगर ये किसी किस्म की कोई गाइडेंस चाहिए होती थी तो वो हमें हमेशा अवेलेबल होते थे देने के लिए। या अगर हमें खुद भी कोई चाहिए होता था तो हमारे पास कितनी बुक्स होती थी कि अलग अलग बुक से हम कोई भी टॉपिक ले सकते थे, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते थे। ओके, तो पहले टीचर्स की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट थी, आपको लगता है वो पहले से थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि अब बच्चे खुद ही देख लेते हैं ऑनलाइन? मैम इसके साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल सब बच्चों के साथ पेरेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। आप खुद से पढ़ लेते थे या आपके पेरेंट्स को बार बार आपको बोलना पड़ता था कि बेटा पढ़ो, या बार बार कन्विंस करते थे कि पढ़ लो, एग्जाम्स आ रहे हैं पढ़ लो, क्या रहता था आपका? अगर ये सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरा पर्सनल मेरे लिए है तो मैं खुद से पढ़ लेती थी। ओके। मतलब मेरे को पता होता था कि क्योंकि हम आते थे, हमारा सिस्टम होता था कि हमने जो रूटीन होमवर्क मिलना है तो रोज का रोज हम्म। करना है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने कंक्लूजन निकाला है कि अगर हम रोज का जो जो भी होमवर्क मिलता है वो अगर हम करें हम्म। तो वो हमारे लिए काफी बेनिफिट होता है, लर्निंग वेरी में ट्रू। भी और जैसे एग्जाम्स में भी हमें ये बेनिफिट देगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो सेल्फ स्टडी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। तो मैम आपने कहा कि आपके लिए सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैम क्या मैं जानना चाहूंगी आपके घर में कोई और बच्चे थे ऐसे जिनको पेरेंट्स को एक्चुअली कन्विंस करना पड़ता था बार बार कि देखो वो तो पढ़ रही है, तुम भी पढ़ो तुम भी पढ़ो? मेरे अगर मैं अपने आसपास अपने देखूं तो मेरे साथ में थे कि जैसे कई पेरेंट्स होते हैं कि वो अपने बच्चों को बिठाते थे कि आप बैठ के हम्म। पढ़ो। 1 घंटा बिठा लिया कि अब आपने उठना नहीं है, आप बैठ के पढ़ना ही है बस, साथ में आप खुद बैठे रहना एज ए पेरेंट। और हम्म। मैंने ऐसे भी देखे कि जैसे अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो पेरेंट्स बॉदर नहीं भी करते थे उस टाइम। तो ओके। उसके अलावा ये था कि जैसे अगर वो नहीं पढ़ रहा तो वो उन्हें गलत तरीके से भी उन्हें करते थे अप्रिशिएट कि कोई बात नहीं, अच्छा इसने नहीं पढ़ा, ये तो फेल होने को जा रहा है, हम्म। हम टीचर से बात कर लेंगे या प्रिंसिपल से बात कर लेंगे तो उसे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो हर तरह के जो पेरेंट्स थे वो, ये हम्म। तो फिर बच्चे के ऊपर बाद में जाके पता चलता है कि क्या इसका पड़ेगा इम्प्रेशन इसका। तो वो भी ट्रू। मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं वो कई बड़े अच्छे निकल के आए हैं। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा कि भाई उस टाइम के ऊपर स्टडी को इम्पोर्टेंस नहीं दी या पेरेंट्स ने नहीं दी, हम्म। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, तो वो यस। आगे जाके फिर उन्हें कुछ ना कुछ तो फिर सहना ही पड़ेगा। यस। तो मैम नाउ दैट यू आर अ पेरेंट योरसेल्फ, आपने अपने बच्चों को कैसे कन्विंस किया था जब वो छोटे थे टू स्टडी? मैं एज ए पेरेंट, जैसे हर पेरेंट करते हैं कि अपने बच्चों को उन्हें मोटिवेट करना होता है। तो जैसे हम जैसे नॉर्मली बैठे हुए हैं, कुछ टाइम चिल टाइम है, तो उसमें ऐसे बात करने शुरू कर दो कि बच्चों को ये भी ना लगे कि शायद कुछ ज्यादा लेक्चर तो होता ही है, लेकिन ये नहीं कि हम्म। ज्यादा लंबा लेक्चर हो। तो इंटरेस्टिंग वे में बात करके बच्चों को समझाना या मोटिवेट हम्म। करना। ओके। उसके अलावा एज ए पेरेंट बैठाना तो बैठना भी है खुद भी, तो समझाना भी है, हम्म। तो बच्चे तभी पढ़ते हैं। वेरी ट्रू। मैम आज आप हमारी ऑडियंस को क्या स्टडी टिप्स देना चाहेंगी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू हैव लर्नड ओवर द इयर्स, कि क्या स्टडी टिप्स है जो एक्चुअली में काम आती हैं? एज ए पेरेंट तो जैसे आजकल जो एजुकेशन है वो बहुत वास्ट हो गई है, बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट हैं और पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इस चीज का। होना भी चाहिए क्योंकि स्टडी हमारी इतनी डिफिकल्ट हो गई है कि कई बार बच्चों को भी समझ नहीं आती। एज ए पेरेंट में अगर मैं खुद को देखूं तो शायद मेरे को भी, अगर मैं पीछे देखूं तो मेरे को लगेगा कि शायद मेरे को भी थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम पता होता तो हम्म। मेरे लिए वो हेल्पफुल होता।
तो ऐसे ही अगर हम जो आजकल के बच्चे हैं इनकी स्टडी तो बहुत हार्ड है, और पेरेंट्स को भी कई बार समझ में नहीं आती, क्योंकि उनका जो आजकल का सिस्टम है, उनकी जो डिफिकल्टीज है, लाइफस्टाइल है, ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो स्ट्रगल्स है, उन्हें मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट है, जो मैं आजकल देखती हूँ अपने आसपास भी। तो इसीलिए जो पेरेंट्स को भी बहुत जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में बच्चों को कैसे समझाना है, कि बच्चे कैसे डील करें, ये बहुत जरूरी है। वेरी राइट, वेरी राइट। थैंक यू सो मच मैम। आई एम श्योर सभी पेरेंट्स ने, इनफैक्ट हम सब ने सीखा कि आज पहले की और आजकल की स्टडीज में कितना फर्क आ गया है। बीइंग अ स्टूडेंट एंड नाउ बीइंग अ पेरेंट, आप काफी कितना वास्ट डिफरेंस नोट कर रही हैं, एंड उस पूरे एक्सपीरियंस से हम क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे आज के पेरेंट्स को। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड गुरनीत मैम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि एक्चुअली जो हम पढ़ते हैं वो हमें याद कैसे होता है। हम हमेशा ये कहते हैं ना बच्चों को कि बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, देखते उससे होता क्या है। तो जब हम हमारी मेमोरी में ना एक्चुअली 3 लेवल्स वर्क करते हैं, ठीक है। एक है शैलो, एक है इंटरमीडिएट और एक है डीप। जब हम कोई चीज को फर्स्ट टाइम देखते हैं या जस्ट ऐसे रीड करते हैं तो उससे हमें याद नहीं होता, वो सिर्फ शैलो प्रोसेस होता है बस। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक एप्पल है, बस देख लिया, उसके बारे में हमने पढ़ लिया एप्पल, तो वो अभी स्टिल प्रोसेस हो रहा है, लेकिन अभी तक हमें पूरा लर्न नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरमीडिएट, जहां हम सिर्फ उसे थोड़ा समझने लगते हैं। जैसे एप्पल एक फ्रूट है, उसे हमने थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड किया, ठीक है, बट स्टिल मेमोरी स्ट्रांग नहीं हुई है। एंड थर्ड वन इज डीप लेवल प्रोसेसिंग, जहां हम चीजों को अपनी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हैं। जितना हम टॉपिक के बारे में अच्छे से और डीप में समझेंगे, उतना ही हमारी मेमोरी स्ट्रांग होगी। चलिए इसे समझते हैं प्रैक्टिकली सेल्फ स्टडी में कैसे यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आई थिंक एवरीबडी शुड फॉलो दिस। दिस इज कॉल्ड एज PQRST टेक्निक। पी मतलब प्रीव्यू, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि आपको अभी एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो आप उस चैप्टर को ओपन कीजिए और जस्ट ऊपर ऊपर से ही देखिए कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स है। दिस इज जस्ट शैलो प्रोसेसिंग विच इज द फर्स्ट स्टेप। क्यू इज फॉर क्वेश्चन। आप चैप्टर को दोबारा से देखो एंड टॉपिक्स पे जो जो क्वेश्चंस बन रहे होंगे खुद से, वो क्वेश्चंस खुद से बनाइए। इससे दिमाग क्या होता है, एक्टिव होता है। दिस इज कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट लेवल। आर इज फॉर रीडिंग। अब अच्छे से चैप्टर को रीड करो और जो आपने क्वेश्चंस बनाए हैं उससे इनको रिलेट करो। ये भी आपका इंटरमीडिएट लेवल है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एस इज फॉर सेल्फ रेसिटेशन। अब आपने सारे आंसर्स लिख लिए, समझ लिए, पढ़ लिए, अब बुक बंद करो, बंद कर दो एंड उसके बाद आपने बिना देखे जो जो आपके मन में आ रहा है उसको बोलने की कोशिश करो पूरे चैप्टर में से। यहां से डीप प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। टी इज फॉर टेस्ट। खुद को टेस्ट करो। अब दिस इज गोइंग टू टर्न इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, बिकॉज आपने इसको डीप लेवल तक आप ले गए हैं, आपको काफी चीजें याद हो चुकी है। अब जब आप लिख के देखेंगे ना, तो वो आपके डीप लेवल में ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका होगा। इसलिए हम बच्चों से बार बार कहते हैं कि पढ़ो, रिवाइज करो, अच्छे से लिख के लर्न करो। दैट इज द रीजन। और बच्चे क्या करते हैं, यही गलती हमेशा करते हैं कि एक बार पढ़ते हैं, कहते कि हमें याद हो गया और छोड़ देते हैं। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड एज चंकिंग। आई वांट वन मोर पार्टिसिपेंट हियर टू वॉलंटियर, बट बिफोर दैट आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि चंकिंग क्या होती है। अब इमेजिन करो कि आपके सामने एक छोटा सा राउंड केक है, ठीक है। क्या हम वो पूरा का पूरा केक खा सकते हैं एक ही बार में? नहीं ना। तो अगर हम केक के छोटे छोटे पीसेस करें तो हम बढ़िया हर पीस को अच्छे से एंजॉय करके खा सकते हैं, राइट। सिमिलरली जब हमारे सामने एक बहुत बड़ी सी चीज होती है, लेटर से बड़ा सा कोई नंबर है या बहुत बड़ा कोई आंसर है या उससे रिलेटेड कोई चीज है, अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके लर्न करके समझने की कोशिश करते हैं, so this process is known as chunking. Now, I want one of you to volunteer. Can I expect Priya ma'am? Could you please volunteer in this? All right. So can you unmute? Yeah, sure. Okay. मैम मुझे चाहिए आप रैंडमली किसी का भी एक बार फोन नंबर बताइए।
my husband. 931-945-7772. Okay. Can you just little slow down and say it again? 931-945-772. एग्जैक्टली देखा आप सबने कि इन्होंने वो स्लो जब फास्ट भी बोल रहे थे तब वो ब्रेक्स लगा रहे थे, लेकिन वो हमें समझ नहीं आ रहा था। जब उन्होंने स्लो बोला तब उन्होंने ब्रेक कर करके तीन तीन नंबर्स को कहा। एक साथ 10 नंबर हमने जल्दी से क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमें उस तरह से याद हुआ था। 10 नंबर एक साथ याद करना इज लिटिल डिफिकल्ट, बट इफ वी ब्रेक द नंबर्स, आई एम श्योर। हाउ मेनी कैन यू जस्ट रेज योर हैंड दोज हु एग्री कि आप भी जब नंबर बोलते हैं या लिखते हैं तो उसको दो दो या तीन तीन डिजिट में करके फिर आप याद करते हैं? कैन एनीबडी जस्ट रेज योर हैंड्स दोज हु एग्री? राइट। तो इससे पढ़ाई भी हम इसी तरह से हम इसको पढ़ाई में भी यूज कर सकते हैं। लेट अस से कि हमें किस तरह से इसको पढ़ाई में कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यू गॉट साइंस के बहुत बड़े बड़े आंसर्स हैं, या हिस्ट्री के, जैसे हिस्ट्री स्पेशली बहुत बड़े बड़े आंसर्स होते हैं। बच्चे बेचारे बहुत स्ट्रगल करते हैं कि वो एक पेज का या एक पैराग्राफ इतना बड़ा सा किस तरह से लर्न करेंगे, एंड दे गो ऑन स्ट्रगलिंग टू डू दैट, राइट? सो एज यू कैन सी योर ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है फोटोसिंथेसिस का। आपको सिर्फ ये करना है कि इसको चंकिंग से किस तरह से याद करना है। आप उसको पहले अच्छे से रीड कर लो और मार्क कर लो, उसके छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना लो। तो कोई भी आंसर को पढ़ के, जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू फॉर फोटोसिंथेसिस, आप पहले थोड़े से लाइंस पढ़ के उसको लिख लो इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसका डेफिनेशन, कि ये 4 लाइन इज अबाउट द डेफिनेशन। मुझे पहले याद रखना है कि ठीक है, मुझे आंसर अगर बड़ा आया तो पहले डेफिनेशन लिखना है। नेक्स्ट यू कैन टॉक अबाउट, यहाँ पे जैसे लिखा है कि उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। एंड थर्ड पैराग्राफ यू कैन डिवाइड इट फॉर इट्स एडवांटेजेस, या उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता है कि एक बड़े आंसर के हमने 3 चंक्स कर दिए। अब पूरा आंसर याद करने से बेटर है ये 3 चीजें याद करना, कि पहले आंसर में हमको डेफिनेशन, सेकंड में उसका इंपॉर्टेंस लिखना है, थर्ड में हम उसका फंक्शन लिख सकते हैं या इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। इस तरह से हमें आंसर बहुत जल्दी याद होता है। आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस विद योर चिल्ड्रन। उन्हें इस तरह से समझाइए। आई एम डेफिनेटली श्योर इट इज गोइंग टू वर्क। इसके साथ अब हम आते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे, विच इज कॉल्ड द क्लस्टर मेथड। ये ना बहुत ही सिंपल एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव तरीका है चीजें याद रखने का, स्पेशली लिस्ट्स वगैरह याद रखने का। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे एक बहुत लंबी सी लिस्ट है डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की, हम उनमें से ना ग्रुप्स आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कौन सी चीज एक कैटेगरी की है और कौन सी चीज दूसरी कैटेगरी की है। तो बेसिकली कॉमन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड कर देना आराम से। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक लिस्ट है ऑफ डिफरेंट आइटम्स। इसमें आइटम्स है मिल्क, ब्रेड, एग्स, एप्पल्स, राइस, दाल, सोप, शैम्पू, बनानास एंड टूथपेस्ट। तो अब ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। अब नाउ आई वुड वांट कि आप में से कोई भी पेयर, मैं आप लोगों को 30 सेकंड्स देने वाली हूँ, एंड देन आप लोग फटाफट ये याद कर लो, एंड आई वुड वांट उसके बाद कोई एक पेरेंट वॉलंटियर करे एंड कोशिश करे उनको कितनी आइटम्स याद हो रही हैं। ओके, सो द टाइम स्टार्ट्स नाउ। या बट देन नोबडी शुड डू चीटिंग है, ऐसे नहीं, हम लिख के रख रहे हैं जस्ट हाँ, चीटिंग की चॉइस नहीं है यहाँ पे। Okay, so 30 seconds done. Now I want कोई भी volunteer करेगा and I want them to fill this up for me. कि 10 items जो हमारे पास थी आप नेम करिए एक बार। कोई ऑर्डर जरूरी नहीं है, आप ट्राई कीजिए। Anybody would want to give it a try? Yes, Gurmeet ma'am. Milk, Okay. eggs, Okay. bread, दाल, rice, apples, bananas, toothpaste, shampoo, soap. Very nice. और भी रह आपने 10 की टाइम एकदम याद कर लिए। Anybody else कोई कोई चाहेगा एक बार फटाफट देखना कि उनको कितनी याद हुई है?
It doesn't have to be कि like 10 की 10 याद होनी चाहिए, जितनी भी याद हुई है, it's like a very interesting thing. कोई और volunteer करना चाहेगा? Okay. So, गुरमीत मैम ने जिस तरह से बताया, that was actually very impressive कि आपने एक बार में 10 की 10 items याद कर ली. But कई बार होता है कि लिस्ट इससे भी बड़ी हो, इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो याद करने की. So one a very effective method जो बहुत ज्यादा काम आता है, which is dividing it into different clusters. Now clusters क्या होते हैं? Clusters होते हैं categories. Different categories में divide कर देना जो similar हो. तो अगर हम उस लिस्ट में देखेंगे जो हमारे पास थी, इसमें कुछ आइटम्स हैं जो सिमिलर कैटेगरी की हैं, जैसे कि मिल्क, ब्रेड, एग्स, राइस, दाल. देन वी हैव एप्पल्स एंड बनानास जो दोनों फ्रूट्स हैं. बट एट द सेम टाइम सोप, शैम्पू एंड टूथपेस्ट उन कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं, बट दे सेपरेट. तो बट ये लिस्ट जम्बल्ड अप है, अलग अलग कैटेगरीज में खुद से डिवाइडेड नहीं है. तो जब हमें बड़ी लिस्ट याद करनी होती है, वैसा कुछ याद करना होता है, वन थिंग दैट एक्चुअली वर्क्स is dividing them into separate lists. तो हमने 3 lists बना ली इसकी, groceries, fruits and others. Groceries में हमने सारी चीजें डाल दी जो grocery items थी, like milk, eggs, bread, rice and दाल. Fruits हमने डाल लिए apples and bananas, and others में हमने डाल लिया soap, shampoo and toothpaste. ठीक है, इनको हम toiletries में भी डाल सकते हैं, whatever name you want to give it. तो इससे क्या होगा कि हमारी बड़ी लिस्ट 3 छोटी छोटी लिस्ट्स बन गई. एंड जब हम एक्चुअली वो याद करने की या रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तो हमें वो ठीक से याद नहीं रहती हैं 10 की 10 आइटम्स एक साथ. लेकिन जब हम उन्हें 3 अलग अलग में डिवाइड कर लेते हैं, तो उनको रिकॉल करना आसान हो जाता है, बिकॉज देन वी नो कि फ्रूट्स तो 2 ही थे, एप्पल ले लिया और क्या था, और बनाना था. अदर्स मेरे पास 3 थे एंड ग्रोसरीज मेरे पास 5 थी. ऐसे याद रखना सिंप्लीफाई हो जाता है, आसान हो जाता है. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन, दूसरे हमारा तरीका है एक्रोनिम्स. एक्रोनिम्स आई एम श्योर हम सबने सुने होंगे. एक्रोनिम्स बेसिकली शॉर्टकट्स हैं मेमोरी के लिए. लॉन्ग इन्फॉर्मेशन को एक छोटे वर्ड में कन्वर्ट कर देना ताकि वो इजीली याद हो जाए. जैसे विबक्योर, ये एक बहुत कॉमन एक्रोनिम है जो हम रेनबो के कलर्स याद करने के लिए यूज करते हैं कि रेनबो के कौन से कलर्स हैं एंड किस ऑर्डर में हैं. ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता है. इसके साथ साथ कुछ अलग काफी कॉमन एग्जांपल्स भी हैं जो एक्रोनिम्स हम जो पढ़ाई में बहुत कॉमनली यूज करते हैं. जैसे कि वी हैव बॉडमास जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए होता है कि हमें किस ऑर्डर में फॉलो करना है जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. या फिर वी हैव होम्स व्हिच आर द ग्रेट लेक्स, ये ज्योग्राफी में यूज हो सकता है. देन वी हैव फैन बॉयज, दीज आर एक्चुअली कंजंक्शंस जो इंग्लिश ग्रामर में यूज होती है. अदरवाइज हमें इतना इजीली याद नहीं होती कि कितनी कंजंक्शंस हैं. इससे हमें याद भी हो जाती है, हम कोई मिस आउट भी नहीं करते हैं. एंड लास्टली वी हैव डायरेक्शंस के लिए न्यूज व्हिच इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. ये कुछ बहुत कॉमन एक्रोनिम्स हैं. आई एम श्योर आप लोगों ने और भी कई एक्रोनिम्स सुने होंगे. कई होते हैं हम जो डेली लाइफ में एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन में, ईमेल राइटिंग में यूज करते हैं, और कई होते हैं जो हम पढ़ाई में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. ये कुछ पढ़ाई वाले फोकस्ड हैं. नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है, जो नेक्स्ट टेक्निक है, वो काफी इंटरेस्टिंग है और बाकी सारे मेथड से बहुत अलग है. दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ लोसाई. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जो भी हमें इंफॉर्मेशन याद रखनी है ना, उसको हम किसी भी फेमिलियर जगह से कनेक्ट कर देते हैं. जैसे कि हमारा घर या हमारा रूम, हम लोकेशन से चीजों को कनेक्ट करते हैं और उनको याद करते हैं. ब्रेन को ना प्लेसेस नेचुरली ज्यादा अच्छे से याद होती हैं एज कम्पेयर टू इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो जब हम चीजों को उन प्लेसेस से जोड़ देते हैं, तो वो रिकॉल करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है. हम अपनी मेमोरी को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट बना देते हैं. इसमें जब हम प्लेस एंड मेमोरी को कंबाइन कर देते हैं, इट लीड्स टू स्ट्रॉन्गर एंड बेटर रिकॉल. इसके लिए हम क्या करेंगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. हम एक रेसिपी को मेथड ऑफ लोसाई से याद करेंगे. हम देख सकते हैं हमारे पास एक घर का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें हमारे पास लिविंग रूम है, किचन है, एक मास्टर बेडरूम है, वॉशरूम्स है, वी हैव अ स्टडी रूम एंड बच्चों का भी रूम है. तो हमें क्या करना है, जब हमें कोई चीज, चाहे रेसिपी है, चाहे कोई क्वेश्चन है, जैसे वो फोटोसिंथेसिस वाला था, द शालिनी मैम वाज डिस्कसिंग, हमें उसका एक पार्ट एक एरिया में बैठ के याद करना है. फॉर एग्जाम्पल, लिविंग रूम में हमारे पास 2 एग्स हैं. एट द सेम टाइम हम लिविंग रूम में डेफिनेशन को अपनी प्लेस कर सकते हैं बिकॉज इट्स द मेन एंट्रेंस. तो हमारी इंट्रोडक्शन लिविंग रूम में रहेगी. ठीक है. देन वी हैव द किचन जिसमें वी हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क. मिल्क की जगह अगर हम फोटोसिंथेसिस वाला एग्जांपल लें, तो हम वहां पे प्लेस कर सकते हैं अपना इम्पोर्टेंस, कि क्या इम्पोर्टेंस है या क्या फंक्शन है, हम कुछ वहां प्लेस कर सकते हैं. वर्क रूम में जैसे वी हैव अ कप ऑफ वी हैव 1 टीस्पून सॉल्ट
एंड 1 कप ऑफ आई थिंक 1 कप ऑफ शुगर। तो हमारे पास स्टडी रूम या वर्क रूम है, वहाँ पे सॉल्ट एंड शुगर को हमने प्लेस कर दिया है। उसी तरह मास्टर बेडरूम में वी हैव 4 कप्स ऑफ फ्लावर। एंड देन किड्स रूम, बच्चों को चॉकलेट्स नट्स ये सब पसंद होते हैं, तो हमने नट्स को वहाँ प्लेस कर दिया है। इस तरह से जब हम रेसिपी याद करने की कोशिश करेंगे, अच्छा मेरे घर में इतने रूम्स हैं, लिविंग रूम में क्या था, लिविंग रूम में मेरे पास एग्स थे, किचन में मिल्क था, स्टडी रूम में सॉल्ट एंड शुगर था, उसके बाद मास्टर बेडरूम में आई हैड फ्लावर 4 कप्स ऑफ फ्लावर, एंड देन किड्स रूम में आई हैड नट्स, या फिर अगर हम चाहे तो चॉकलेट्स भी डाल सकते हैं। इस तरह से जितनी भी आइटम्स थी हमें सारी की सारी याद हो जाती है विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ लोसाई। ये कोई भी बड़े बड़े आंसर्स याद करने में बहुत हेल्प करता है, या अगर हम कोई स्टोरी याद करने की कोशिश करें, जैसे छोटे बच्चों को स्टोरी या पोएम्स मिलती है ना याद करने को स्कूल में, तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज नोट मेकिंग, जो बहुत कॉमन है, हम सबने सुना है। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम ज्यादातर बच्चों को नोट्स बनाने को बोलते हैं ना, वो पूरा का पूरा चैप्टर ही कॉपी कर लेते हैं, बट वो एक्चुअली में नोट मेकिंग तो है ही नहीं, दैट इज सिंपली री राइटिंग। गुड नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट, क्लियर और अपने वर्ड्स में लिखना। नोट्स शुड एक्चुअली हेल्प यू रिवाइज फास्ट, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अब हम सीखेंगे कि नोट्स बनाते कैसे हैं। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 साइड्स हैं। फर्स्ट वी हैव अ सैम्पल टेक्स्ट एंड देन वी हैव नोट्स किस तरह से बनानी है। नोट्स में ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है कि नोट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उसमें प्रॉपर लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ जब हम लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, हमें सिंबल्स एंड एब्रिविएशंस को भी यूज करना चाहिए, जो हमें इजीली समझ आए और जल्दी लिखी जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एंड पूरा ए एंड डी लिखने की जगह हम एम्परसेंड साइन यूज कर सकते हैं, या फिर हम एक हाइफन डाल सकते हैं, इज इक्वल टू या मीन्स की जगह हम इज इक्वल टू साइन यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें कॉमन एब्रिविएशंस यूज करनी चाहिए, जैसे इंफॉर्मेशन की जगह इन्फो लिख सकते हैं, गवर्नमेंट की जगह GOV या GOVT लिख सकते हैं, विद की जगह हम W विद अ स्लैश लिख सकते हैं, विदाउट की जगह W विद स्लैश एंड जीरो लिख सकते हैं, दैट मीन्स विदाउट, ठीक है। हमें सिंबल्स यूज करने हैं, इज इक्वल टू, ग्रेटर दैन, मीन्स, इसकी जगह हम सिंबल्स यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज जिसका हमें ध्यान रखना है, हम कई बार कोई आंसर लिख रहे होते हैं, हमें उसमें पर्सनल शॉर्ट हैंड्स भी बनाने होते हैं। अब पर्सनल शॉर्ट हैंड्स क्या होता है, हमने एंड को तो एंड लिख लिया एम्परसेंड साइन, हमने इज इक्वल टू को इज इक्वल टू भी बना लिया, मीन्स की जगह एरो लगा दिया, लीड्स टू की जगह एरो लगा दिया, लेकिन कई बार कुछ वर्ड्स बहुत बड़े होते हैं, हम एक पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, मान लीजिए हमारी टीचर हमें डिक्टेट करा रही है एंड शी इज वेरी फास्ट, ऐसे में हमें अपने पर्सनल शॉर्ट हैंड्स बनाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो बैक टू द फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, मैं एंड इज इक्वल टू ये सब लिख के कितना ही टाइम बचा लूंगी। इस टाइम पे हमें फोटोसिंथेसिस को भी शॉर्ट करना है। अब उसके लिए हम कुछ भी बना सकते हैं जो हमारा पर्सनल होगा, हम फोटोसिंथेसिस की जगह PH लिख सकते हैं, PHS लिख सकते हैं, एंड जब हम वो पूरा पैराग्राफ लिख लें उसके बाद नीचे छोटा सा लिख देंगे PHY इज इक्वल टू फोटोसिंथेसिस, ताकि जब हम कभी वापस वो पढ़ने आए तो हमें वो याद हो जाए, ठीक है। ये हमें स्पेशली तब काम आता है जब हम कोई स्पीकर नोट्स लिख रहे होते हैं या अपने नोट्स भी हमें स्पीड में बनाने होते हैं। इसके साथ साथ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड अलग अलग टाइप की नोट मेकिंग क्या होती है। जैसे हमने डिस्कस किया अलग अलग टाइप के लर्नर्स होते हैं, उसी तरह नोट मेकिंग भी अलग अलग टाइप की होती है। हर बच्चा, हर इंसान अलग अलग टाइप से बेटर तरीके से समझ सकता है कि मुझे ये बेटर लग रहा है, ऐसे नोट्स मुझे ज्यादा अच्छे से याद होते हैं। सो फर्स्ट वी कैन सी इज कॉर्नेल। कॉर्नेल में आप देखेंगे हम 2 लाइन ऐसे बनाएंगे, ऐसे लाइन एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे एक मार्जिन बना के। इसमें हम बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, सिंपल लाइंस में लिख सकते हैं, और जो मेन हेडिंग है वो हम यहाँ मार्जिन के साइड पे लिखेंगे, ठीक है, लेफ्ट मार्जिन के यहाँ पे लिखेंगे, एंड नीचे एक समरी भी लिखेंगे कि हमने क्या लिखा है, उसकी हमें क्या ओवरऑल उस पूरे पेज पे हमें क्या समझ आया इन 1 to 2 लाइन्स। नेक्स्ट इज माइंड मैपिंग इन फ्लो। दिस इज एज सिंपल एज माइंड मैप्स बनाना, फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करना। ये विजुअल, जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, जैसे हनुमान सर ने किया था, हमारी एक्टिविटी की थी, सो विजुअल लर्नर्स इस तरीके से ज्यादा अच्छे से सीखते हैं रादर देन सिंपली जो लिखा होता है। द नेक्स्ट वन इज आउटलाइन, कि जब हम पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं लिख रहे हैं, हम हेडिंग डालेंगे और सिंपल आउटलाइन, उसके बेसिक बेसिक क्या क्या पॉइंट्स हैं हम वो डालेंगे। नेक्स्ट वन इज बॉक्सिंग। बॉक्सिंग विजुअली बहुत अपील करता है, देखने में बहुत ऑर्गेनाइज लगता है। इसमें हम हेडिंग डालेंगे एक बॉक्स के अंदर, उसकी छोटी सी इंफॉर्मेशन, अनदर बॉक्स अनदर हेडिंग, छोटी सी इंफॉर्मेशन, उस बॉक्स में उस इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ नहीं होगा। देन वी हैव चार्टिंग।
चार्टिंग एक टेबल की तरह बनता है जिसमें हम कॉमन सब हेडिंग्स डालते हैं इस साइड और इस साइड, और फिर उसके बाद हम उसके अंदर का लिखते हैं। ये काफी ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। बेसिकली हम सारी इंफॉर्मेशन को एक टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस। सेंटेंसेस क्या होते हैं कि जो हमें बोला जा रहा है या जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, हम उसको सेंटेंसेस में लिखेंगे। नाउ दीस सेंटेंसेस डू नॉट हैव टू बी प्रॉपर इन डेप्थ, कि सब कुछ बहुत डिटेल में, दे जस्ट हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड सॉरी, बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, सिंपल स्टडी, जो हमें देख के समझ आ जाए क्या लिखा है। देन वी हैव स्लाइड्स। जैसे आज हम पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हैं, पीपीटी में स्लाइड्स हैं, उसी तरह हम एक स्लाइड्स बनाएंगे। उस स्लाइड्स की तरह बॉक्सेस बनाएंगे, उसमें लिखेंगे जो हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली ये है कि जिस तरह पीपीटी में सिर्फ मेजर मेजर पॉइंट्स होते हैं, सारी राम कहानी नहीं होती है, उसी तरह से जब हम स्लाइड्स वाला नोट मेकिंग करेंगे, हमें कोई इन डेप्थ कहानी नहीं लिखनी है, सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स। उसके साइड पे हम एक नोट्स का कॉलम बनाएंगे कि हमें अगर कोई चीज हाईलाइट करनी है, या फॉर एग्जांपल हमने एब्रीविएशंस यूज की हैं या एक्रोनिम्स यूज किए हैं, तो वहां हम नोट्स में उनका मतलब लिख सकते हैं बाद में समझने के लिए। देन वी हैव ब्रेन डाउन। दिस इज एक्चुअली जो सबसे ज्यादा कॉलेज के स्टूडेंट्स करते हैं अपने नोट मेकिंग में। जब भी वो नोट्स बनाएंगे, अगर कभी बनाएंगे, दैट इज ब्रेन डाउन। वो ये लॉजिकली कुछ नहीं रखेंगे, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं होगा, जो टीचर ने बोला, जो उन्होंने सुना, जो समझ आया, बस लिखते जाएंगे। इट विल नॉट बी ऑर्गेनाइज, इट विल नॉट बी इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ मैनर, कुछ नहीं, बस जो सुना लिख दिया, हमने सब कुछ डंप कर दिया अपने ब्रेन में। That's also a way of note making, and that's also effective. If it works for you, it works for you. And the last one we have bullet. Now ये ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं कि हमने हेडिंग डाली है, देन उसके नीचे हम उस टॉपिक के पॉइंट्स बनाने लगते हैं। पर हमें इसमें ये चीज का ध्यान रखना है कि बुलेट पॉइंट्स छोटे हो, 4 या मैक्सिमम 5 वर्ड्स में हमारा पूरा बुलेट पॉइंट खत्म होना जाना चाहिए। इफ इट्स क्रॉसिंग दैट, इट मींस इट्स अ सेंटेंस, इट्स नॉट अ बुलेट। हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे अगर हमें ये फिगर आउट करना है हमारे लिए कौन सा नोट मेकिंग का तरीका वर्क कर रहा है, एंड देन जस्ट फॉलो दैट। उससे हमारे नोट्स ज्यादा इफेक्टिव भी होते हैं, सिंपल टू अंडरस्टैंड भी होते हैं, एंड इजीली भी बन जाते हैं। Very well explained, ma'am. Love the way we have this note making. I think वो boring notes से तो ये काफी सारा interesting होगा. अब parents can tell their children also to do this. Next, we will go for the diagrams and charts. This is again, I think, can you please mute your mics, please? Thank you. Yeah, so the next one is flow charts. जैसे हमने पहले बताया था ना कि कुछ बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, हमारे सर भी यहाँ पे, हनुमान सर इज ऑल्सो विजुअल लर्नर। ये टेक्निक उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। फ्लो चार्ट्स को आप एक कंपलसरी प्रैक्टिस बना लीजिए। जब भी कोई बड़ा आंसर हो, पहले उसे रीड करो और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट बना लो उसका। ये स्पेशली यूजफुल है सीक्वेंस वाले टॉपिक्स के लिए, जैसे कभी हिस्ट्री के इवेंट्स है, पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ, वही बच्चों को लर्न करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। प्रोसेसेस जहाँ पे लिखा होता है कि फर्स्ट प्रोसेस में ऐसा हुआ, फिर सेकंड में ऐसा हुआ, उसमें भी आप फ्लो चार्ट्स यूज कर सकते हैं कि जहाँ बता सकते हैं कि व्हाट कम्स नेक्स्ट आफ्टर ईच अदर। क्योंकि जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, तो ब्रेन में एक पिक्चर जैसा वो स्टोर हो जाता है, और एग्जाम में जब आप याद करने की कोशिश करते हो, तो आपको वो पॉइंट्स नहीं, एज अ पिक्चर वो पूरा एज अ होल आपको याद रहता है। तो लास्ट मिनट रिवीजन जब आप करते हैं ना, तो वो फुल आंसर लर्न और रिवाइज करने से बेटर है कि आप उस फ्लो चार्ट को गो थ्रू कीजिए। उससे पूरा आंसर ऑटोमेटिकली आपको रिकॉल हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, एज यू कैन सी हियर, इट इज अ माइंड मैप। ये एक और एक टेक्निक है, ये थोड़ा अलग है फ्लो चार्ट से। सो सपोज आपको एक बहुत बड़ा आंसर है जिसमें बहुत सारे सब हेडिंग्स है या अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, तो सबसे पहले आप जो मेन हेडिंग है या मेन कॉन्सेप्ट है वो आप सेंटर में लिखेंगे, एंड उसके सारे सब हेडिंग्स का आप माइंड मैप बनाएंगे। इससे आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एंड रिवीजन में भी आपको समय बचाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई डू स्पेशली विद द चिल्ड्रन इज कि अगर हमें माइंड मैप बनाना है, तो हम पूरा का पूरा चैप्टर, जो 10-12 पेज का चैप्टर है, आप उसको एक ही पूरे माइंड मैप पे बना सकते हैं, देन यू कैन रिवाइज इट इजिली। हियर एज वी कैन सी देयर इज अ स्मॉल एग्जाम्पल। ये जस्ट एक जनरल एग्जाम्पल है कि अगर फूड है, तो अगर आप उसके अलग अलग क्राइटेरियाज के हिसाब से आप उसको अलग अलग माइंड मैप्स बना सकते हैं। तो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है फूड, उसके बाद उसको आप डेजर्ट्स के अलग अलग
वेरिएशंस के आप अलग माइंड मैप बनाइए, उसके अलग आप ब्रांचेस बनाइए। फ्रूट्स है तो आप उसके अलग ब्रांचेस बनाइए। जस्ट सैंपल, तो जैसे अगर आपके और भी कोई टॉपिक्स है, उसके सब हेडिंग्स है, उसके सब हेडिंग्स है, आप एज अ ट्री डायग्राम या आप इसको माइंड मैप करके आप बना सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज माय फेवरेट, बिकॉज दिस इज डायग्राम। मैं तो जैसे आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी, मैं आई गिव यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो जहां पॉसिबल हो आंसर को डायग्राम या ड्राइंग के फॉर्म में याद करो। इससे मेमोरी में, जैसे मैंने बताया, पिक्चर फॉर्म हो जाती है। मेमोरी में ज्यादा टाइम तक ये इन्फॉर्मेशन रहता है। जैसे पार्ट्स ऑफ द हार्ट आप यहाँ देख सकते हो, या कोई पैराग्राफ है, अगेन आई वुड से हिस्ट्री के कोई आंसर है, पूरा का पूरा इवेंट को आप एक ड्राइंग फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। बिकॉज आई वॉज नॉट अ वेरी वो लाइन बाय लाइन लर्न नहीं कर सकते थे। तो जैसे अगर कोई आंसर होता था कि हिस्ट्री का भी होता था, इसने इसको ऐसा करा, तो मैं उसकी छोटी सी एक ड्राइंग साइड में बना देती थी, तो वो मुझे याद रहता था। सो दैट्स अ वेरी गुड वे यू कैन डू दिस। इवन हियर यू कैन सी कि स्टेप वाइज याद करके रट्टा मारने से बेटर है कि आप उसको एक डायग्राम फॉर्म में ड्राइंग करेंगे, तो वो आपको फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डीप मेमोरी में आपके वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप लर्न कर रहे हैं, जब भी आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है, सो दिस शुड बी डन राइट फ्रॉम डे वन। ये नहीं कि आपने एग्जाम के एक दिन पहले बैठ के आप बुक खोल के और डायग्राम बना रहे, फ्लो चार्ट बना रहे, दिस इज गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। ये होना चाहिए स्टार्टिंग से, डे वन से आप प्रैक्टिस रखिए कि आप अपने अलग नोट्स के साथ ही ये डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स बना के रखो, बिकॉज लास्ट मिनट रिविजन में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू शालिनी मैम। आई थिंक हम सबने काफी अच्छे से सीखा कि हम लर्निंग को ना सिंपल रटना रटाना, दैट्स द ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब हमें नई चीजों पे फोकस करना चाहिए, किस तरह से हम लर्निंग को इजी बनाएं, एंड इजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट फन बनाएं। तो जब लर्निंग बोरिंग होती है ना, कि वही लंबे लंबे पैराग्राफ्स याद करो, रटना रटाना करो, एकदम बस बैठ जाओ कि वर्ड टू वर्ड याद करना है, वो बहुत बोरिंग हो जाता है। ऐसे में हमारा ब्रेन रेजिस्ट करता है कुछ भी पढ़ना, क्योंकि वो बहुत जल्दी टायर्ड एंड ओवरवेल्म हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब लर्निंग फन होती है, तो ब्रेन एंगेज करता है, वो ज्यादा एक्टिवली प्रोसेस करता है चीजें। लर्निंग को फन बनाने के लिए ना हम अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम सॉन्ग्स यूज कर सकते हैं, पोएम्स, स्टोरीज, जैसे शालिनी मैम ने कहा स्टोरीज हैं। हम फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं। इससे इंफॉर्मेशन और ज्यादा इमोशनल टच के साथ आती है, इंटरेस्टिंग भी हो जाती है, स्पेशली फॉर पीपल जिनसे सिंपल बैठ के एक जगह पे शांति से बुक्स देख के, या मतलब सिंपल लिखा हुआ, वो बोर हो जाते हैं जो वो सब चीजें देख के। इसके साथ हाँ ना, हमें क्या करना चाहिए, अगर मान लो आपके पास कोई एक आंसर है, आपको नहीं याद हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कोई भी फेवरेट सॉन्ग ले सकते हैं, या अपनी कोई भी पोएम की ट्यून ले सकते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हम वो जो भी लिखा हुआ है वो किसी सॉन्ग या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की ट्यून के ऊपर हम वो याद कर सकते हैं वो आंसर। या जैसे वो ना ABCDEFG, तो सब बच्चों को वो अभी तक इसलिए याद है, एकदम ऐसे वो ट्यून के साथ याद है, क्योंकि छोटे बच्चों को नॉर्मली याद नहीं होगा, आप उनको बोलो ABCD नहीं याद होगा, बट विद द सॉन्ग, विद द राइम, उनको वो अच्छे से याद हो जाता है। इसके साथ साथ हिस्ट्री के कभी हमें आंसर्स याद करने होते हैं, उसमें स्टोरीज बहुत काम आती हैं। पर्सनली फॉर मी, मुझे अभी तक मेरी 11th एंड 12th में जो टीचर थी, उन्होंने स्टोरीज के साथ हमें हिस्ट्री पढ़ाई थी। एंड आई स्वेयर मैं एक एक स्टोरी, एक एक चैप्टर स्टोरी की तरफ फिर सुना सकती हूँ। इट वाज डन दैट वेल, लाइक मेरी मेमोरी में वो इतना अच्छे से स्टोर हो चुका है, बिकॉज वो हमें डेट्स के साथ या किसने किसको क्यों किया नहीं बताया, हमें स्टोरी की तरह समझाया हमारी मैम ने, एंड आज तक वो याद है। सो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि जब हम एक चीज को स्टोरी की तरह समझते हैं, हम उसे ज्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं, समझ भी पाते हैं। इसके साथ साथ स्पेशली यंगर चिल्ड्रन के साथ हम कार्टून कैरेक्टर्स यूज करके कॉन्सेप्ट्स भी समझ सकते हैं, बिकॉज ये बहुत इफेक्टिव है। जैसे कि मान लो साइंस या मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट है, हम किसी भी बच्चों के किसी भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका बच्चा नहीं समझ पा रहा है साइंस का कोई कॉन्सेप्ट, तो हम ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग एप्स हैं जो ये चीजें प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जहाँ पे जैसे मान लो डोरेमोन आके मैथ सिखा रहा है बच्चों को। नाउ बिकॉज डोरेमोन इज डूइंग दैट, तो जो यंग बच्चे हैं उन्हें वो अच्छा लग रहा है। या फिर पेपा पिग आके उन्हें समझा रही है कि पेपा पिग समझा रही है कि बॉटमास क्यों फॉलो करना जरूरी है। ऐसी चीजें जब वो कार्टून कैरेक्टर्स या जिन चीजों से वो रिलेट करते हैं उनसे सीखते हैं, तब उनका ब्रेन अच्छी तरह से लर्न कर पाता है वो चीजें।
इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन वन पर्टिकुलर पॉइंट. एज पेरेंट्स हमें याद रखना एंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मोबाइल्स एंड आजकल जो बाकी डिवाइसेस है ना, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, हम उनको कम्प्लीटली तो देखो रिमूव नहीं कर सकते अपने बच्चे की लाइफ से. इट्स जस्ट नॉट रियलिस्टिक एनीमोर. आजकल तो बच्चों का आधा से ज्यादा स्कूल का काम भी लैपटॉप एंड टैबलेट्स पे ही होता है. तो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट? तो हमें करना क्या है? हम उसी स्क्रीन टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं, उसी उन्हीं मोबाइल डिवाइसेस को, उन्हीं एप्लीकेशंस को, या जैसे बच्चे यूट्यूब पे चिपके हुए हैं, हम उन्हीं को प्रोडक्टिव टूल बनाएंगे. हम ये कैसे करेंगे? हम बनाएंगे नोट्स. उनको बोलेंगे ठीक है आप ऑनलाइन नोट्स बनाओ अपने, अगर आपको नहीं मन कर रहा है लिखने का, ट्राई टू मेक योर नोट्स ऑनलाइन. आप एजुकेशनल वीडियोस देखो जिसमें आपको कोई कार्टून आके पढ़ा रहा है, या you're लर्निंग अबाउट समथिंग, आप हिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट देख रहे हो, या फिर आप अगर बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मुझे टीवी ही देखना है, आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखो, डिस्कवरी चैनल देखो, बिकॉज विद दैट दे आर लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड एंड लर्निंग नेवर गोज वेस्ट, राइट? हम डिफरेंट लर्निंग एप्स, एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं. बिकॉज स्क्रीन टाइम हमारी मेजर प्रॉब्लम नहीं है. मेजर प्रॉब्लम हमारी अनस्ट्रक्चर्ड स्क्रीन टाइम है. हमें उस चीज को हटाना है, हमें वो स्क्रीन टाइम प्रोडक्टिव बनाना है. सीरियसली होप एंड विश कि ये सारे स्टडी के जो टेक्निक्स है आप ट्राई करेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बच्चों के साथ. लेकिन उसके साथ आपके बच्चों का सेल्फ स्टडी शेड्यूल में ये कुछ चीजें एक रिचुअल की तरह सेट करना बहुत जरूरी है. जैसे हम सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो एक हमने रिचुअल, एक सिस्टम बना के रखा है, राइट? उसी तरह से हमें सेल्फ स्टडी का भी एक रिचुअल कंपलसरी बनाना चाहिए, जो चाहे जो हो जाए बच्चों को किसी भी हाल में वो चीज स्किप नहीं करनी है, वो करनी ही है. सो अकॉर्डिंगली व्हाट वी कैन डू इज एवरी डे मेक इट अ पॉइंट कि चाहे बच्चे को स्कूल में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, स्कूल गया है, नहीं गया, वॉट एवर इट इज, मेक इट अ पॉइंट दैट एवरी डे द चाइल्ड हैज टू सॉल्व एटलीस्ट 5 मैथ्स के प्रॉब्लम्स. दैट इज वन थिंग. हैंडराइटिंग के 2 पेजेस एटलीस्ट बच्चे को लिखना है, चाहे वो आंसर लिखे, टेक्स्ट से कॉपी करे, कुछ भी लिखे. एक टाइमर लगाए, बिकॉज यू मस्ट हैव नोटिस बच्चे नोट्स कंप्लीट नहीं करते हैं स्कूल में, वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं, फिर वो ढूंढते रहते हैं इधर उधर, पेरेंट्स प्रॉब्लम में आते हैं बिकॉज उनकी राइटिंग एक तो अच्छी नहीं है, दूसरी उनकी स्पीड प्रॉपर नहीं है. तो दिस इज वन थिंग दैट वी कैन डू इज along with the 5 sums, make sure that the child writes 2 pages at least with the timer. एंड थर्ड इज, जो भी बच्चे स्कूल में टॉपिक पढ़ के आए हैं, ज्यादा तो टीचर्स पढ़ाते नहीं, एक टाइम पे कितना ही 2 या 4 पेज पढ़ा लेंगे. सो घर पे आके वही सेम टॉपिक, वेदर इट इज ईवीएस, वेदर इट इज इंग्लिश, हिंदी, जो भी है, वो पूरा जो टेक्स्ट पढ़ाया है उसे लाउड रीडिंग करके घर पे एक बार रीड करना चाहिए बच्चों को. इससे क्या होगा, उन्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर, जैसे हमने बोला कि 3 स्टेप्स में आपका मेमोरी में प्रोसेस होता है. सो दिस वे अगेन वो आपको रिवीजन होगा एंड आपकी मेमोरी में वो दोबारा जाएगा. सो लाउड रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस मेथड आल्सो दे शुड यूज. सो दीज 3 थिंग्स दे कैन यूज इट. वन मोर थिंग, जैसे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं या फिर जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है, जैसे हिंदी है, तो एटलीस्ट 1 आंसर बच्चों को लिख के लर्न करना चाहिए. बेसिकली बच्चे मार्क्स इसीलिए लूज करते हैं कि हिंदी जब वो लिखते हैं स्पेशली, तो जो हम बोल रहे हैं और हम लिखते हैं वो बहुत अलग होता है, यहाँ उनके मिस्टेक्स होते हैं. तो बच्चों को हिंदी पसंद भी नहीं आती लिखना, बिकॉज उनके बहुत मार्क्स कटते हैं, उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, तो एज इट इज उनको पसंद भी नहीं आती. तो मेक श्योर कि नॉट बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस एटलीस्ट कोई भी एक आंसर वो लिख के लर्न करे रोज. सो ये वाली कुछ चीजें हैं जो रोज बच्चों को करना चाहिए. अगेन जैसे हमने शुरू में बताया था कि सारे बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी बहुत अलग होती है, लर्निंग का पैटर्न, स्टाइल अलग होता है. वैसे ही सारे बच्चों का लर्निंग को प्रोसेस करने का तरीका भी बहुत अलग होता है. कुछ बच्चे बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, ये एक सिम्टम हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी का. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे आंखों में अगर कोई दिक्कत है, हमें ढंग से दिख नहीं रहा है, धुंधला दिख रहा है. अब आप मुझे बताइए, इस पे कोई अगर हमें डांट देगा कि ढंग से देखो, तो क्या हमें ठीक से दिखने लग जाएगा? नहीं ना. वैसे ही जब हमारे सिस्टम में कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है ना, तो बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है.
शायद उन्हें ठीक से अक्षर समझ में नहीं आ रहे, इसलिए वो पढ़ नहीं पा रहे, ठीक से लिख नहीं रहे हैं, हैंडराइटिंग वर्स्ट है क्योंकि लाइन पे वो लिखना एंड लेटर्स का फॉर्मेशन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये बच्चे ना जानबूझ के ऐसा नहीं करते, वो इसीलिए आप ऑब्जर्व करेंगे ना कि जब अगर आप ये देख रहे हैं कि थर्ड स्टैंडर्ड के बाद भी वो ठीक से रीड नहीं कर पा रहे, तो प्लीज उन्हें डांटिएगा मत। हो सकता है कि उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी हो, इसका हम चेकअप या डायग्नोसिस करा सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। काफी पेरेंट्स ना एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि उनके बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली क्या है ना, करेक्ट डायग्नोसिस से एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे बच्चों को हेल्प मिल सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल उन्हें राइटर प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे एग्जाम 3 घंटे का है तो उन्हें एडिशनल टाइम मिलता है। और जब आपका कोई रिजल्ट आता है ना, तो उसमें कुछ लिख के नहीं आता है ऐसे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या लर्निंग डिसेबिलिटी है। इट्स एज सेम एज द अदर चाइल्ड हु हैज गॉट इट। तो इस चीज से बच्चों को, पेरेंट्स को थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि अगर आपके बच्चों को या आपको दिख रहा है कि आजू बाजू आपके फ्रेंड्स के बच्चों को किसी को ये तकलीफ है, तो दे शुड टेक प्रोफेशनल हेल्प। वो हमसे भी प्रोफेशनल हेल्प पेरेंट एवा की टीम से जो है वो हेल्प ले सकते हैं। उन्हें उससे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। एंड हम इस बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में भी विल बी टॉकिंग इन वन ऑफ आवर वेबिनार्स वेरी सून। सो उसमें हम डिटेल से समझाएंगे कि कौन से बच्चों को क्या क्या लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती है एंड हाउ वी कैन हेल्प एंड डील विद इट। तो आज की सेशन में हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, देखी, समझी। आई वुड लव अगर सारे पेरेंट्स, आई एम श्योर कि आज से मैं ये नहीं कहूंगी आप सारी टेक्निक्स याद करके जो है अपने बच्चे को अभी बिठाइए कि बेटा सब करो, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लगा कि हाँ ये मेरे बच्चे को काम आएंगी, ट्राई करें। हम कुछ चीजें यहाँ से लेके जाएंगे एंड दैट्स इनफ। हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, हर बच्चा सेम नहीं होता है, हर किसी के पढ़ने का, समझने का, याद करने का तरीका अलग होता है। इसके साथ साथ स्मार्ट टेक्निक्स यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने लिखा है, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। हम जितनी मर्जी हम 4 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन 4 घंटे अगर हम अटेंटिव नहीं रह पा रहे हैं, फुल्ली फोकस नहीं रह पा रहे हैं, दैट्स नो गुड। ऑन द अदर हैंड, हमने 1 घंटा पढ़ा पर वो पूरा 1 घंटा हमने दिल लगा के अच्छे से फोकस एंड अटेंशन के साथ पढ़ा, कुछ स्मार्ट टेक्निक्स यूज करके पढ़ा, दैट इज मच बेटर देन वो 4 घंटे पढ़ना। इसके साथ साथ जैसे हमने आज सीखा, हम कई फन टेक्निक्स एंड स्ट्रक्चर को कंबाइन करके अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज बोरिंग पढ़ाई किसी बच्चे को पसंद नहीं आती है, लेकिन वही लर्निंग अगर उन्हें इंटरेस्टिंग तरीकों से कराई जाए, समझाई जाए, तो उनकी लर्निंग भी बेटर होती है। इसके साथ साथ हमें अपने बच्चों को, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फॉर पेरेंट्स एंड फॉर टीचर्स एज वेल, हमें अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना है, हमें उन्हें सपोर्ट करना है, हमें उन्हें समझना है एंड उन्हें समझाना भी है। इसके साथ साथ उनकी कोई भी परेशानी है, हमें उनके अगेंस्ट खड़े नहीं होना है। हमें ये याद रखना है कि हम और हमारा बच्चा एक एंटिटी है, हमें उनको सपोर्ट करना, उनका साथ देना है। पढ़ाई इंप्रूव करने के लिए हमें बच्चों को चेंज करना जरूरी नहीं होता है, जरूरी होता है अप्रोच को चेंज करना। Now, before wrapping up the webinar, I would like to quickly, let parents know कि जैसे कि हम हर बार डिस्कस करते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं मल्टीपल टाइम्स कि हमारा पेरेंट एवा का बुकिंग पेज है। सो आई वुड लाइक टू एक्चुअली इन्फॉर्म द पेरेंट्स कि हमने इस बार पेरेंट एवा पे के बुकिंग पेज पे, नाउ वी हैव मोर देन साइकोलॉजिस्ट्स, वी हैव सम पीडियाट्रिशियंस एज वेल ऑन बोर्ड विद अस। जैसे कि हमने पहले भी कहा है, पेरेंट एवा इज अ कंपनी विद अ मिशन की जहां हम पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग इजी बनाएंगे, एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बनाएंगे टू हेल्प देम डील विद ऑल पेरेंटिंग रिलेटेड कंसर्न्स। इसमें मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज, एकेडमिक डिफिकल्टीज एंड फिजिकल हेल्थ कंसर्न्स भी आते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव अ डेडिकेटेड टीम of care experts, जिसमें we have psychologists with expertise in different fields, different departments, different fields में उनका expertise है। physical health में भी है, जैसे physical disabilities के लिए भी we have psychologists, we have for mental disabilities, and now we also have some pediatricians जो बच्चों की किसी भी फिजिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स से डील कर रहे हैं, अगर पेरेंट्स उनको हेल्प कर सकते हैं। फॉर दिस आप सिंपली जो हमारा QR कोड यहाँ पे मेंशन है, आप इसे स्कैन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, एंड द लिंक टू द वेबसाइट इज नाउ अटैच्ड इन द चैट बॉक्स। आप वहाँ पे सिंपली क्लिक करके हमारी वेबसाइट के बुकिंग पेज पे भी जा सकते हैं। आप एक सेशन बहुत ईजी स्टेप्स में बुक कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ।
इसके साथ साथ टू मेक इट ईजियर आप चैट जीपीटी या गूगल पे भी पेरेंट एवा के बारे में लिख के सर्च कर सकते हैं कि हमारी क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, हम किस तरह से, हमारे पास क्या क्या एक्सपर्ट्स हैं, हम किन किन चीज़ों में एक्सपर्टीज होल्ड करते हैं, किस तरह से हम पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं. ऑन चैट जीपीटी इन फैक्ट आप बहुत सिंपली टाइप कर सकते हैं हाउ पेरेंट एवा हेल्प्स या हाउ कैन पेरेंट एवा हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, एंड चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छे से बता देगा कि पेरेंट एवा अपनी किस सर्विस के थ्रू आपको इस प्रॉब्लम से हेल्प कर सकता है. We would like also share the QR code in the group, and I would want कि parents जरूर check out करें the booking page and actually see कि हमारे पास जो experts हैं वो आपको किन किन problems से deal करने में help कर सकते हैं. With this, first I would like to thank all of the participants जिन्होंने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया आज के वेबिनार में, आज के वर्कशॉप में. आई थिंक इट वाज अमेजिंग टू सी हाउ मेनी पेरेंट्स वर विलिंग टू एक्चुअली पार्टिसिपेट, एंड हमने एक्टिविटीज की एंड इट वाज वेरी फन. विद दिस आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक गुरमीत मैम, हु इज द को-फाउंडर ऑफ पेरेंट एवा, जिन्होंने आज अपना पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किया, एंड ऑफ कोर्स शालिनी मैम, माय को-होस्ट, फॉर दिस एंटायर वर्कशॉप. Now I would like to open the platform for parents. Anybody आप कुछ भी बोलना चाहें, शेयर करना चाहें, any feedback, any questions that you might have, we'll be more than happy to answer them. Hello sir. Yeah. What today's takeaway for me is the different types of notes which you have suggested. There are 9 of it, so I will rather tell you why these parents were not there during my time. Now it is for the children, it is there, so my lesson plans will change now. Now I will be a different group. I will be making the group of 5, 5, 4, 4 people, and will be getting the notes done in this type, as today's told. So it will be a very good thing for me. So this will be followed throughout the year, and they will be learning with new methodology. Thank you very much for a great input today. Thank you so much sir. We are so glad we were able to कुछ आपको ऐसा provide कर पाए that you will carry forward. Thank you so much sir.